अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन के एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। इस चैप्टर के हमारे पास 20 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और एंड प्रोटिस्ट। बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट के अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स बताने हैं। बैक्टीरिया आपको पता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होता है और एक ही सेल से बने हुए होते हैं। प्रोटिस्ट भी सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, कुछ प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ प्रोटिस्ट सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद होता है। अब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर सकता है एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना देता है। अब बैक्टीरिया के अंदर जिस तरीके से ये एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है उस तरीके को सिंपल सेल डिवीजन बोला जाता है, जिसमें पहले उनका क्रोमोसोम डिवाइड करता है, एक से दो क्रोमोसोम हो जाते हैं, मतलब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करता है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। उनमें से एक जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो एक सेल के अंदर आ जाता है और दूसरा दूसरे के अंदर आ जाता है। ये सिंपल सेल डिवीजन होती है और ये स्पोर फार्मेशन के ज़रिए भी रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली। इसके बाद प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, ये सिंपल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी बाइनरी फिशन के तरीके से डिवाइड करते हैं, लेकिन इनमें जो बाइनरी फिशन का तरीका होता है वो बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया के अंदर एक सेल डिवाइड करता है दो सेल में सिंपल सेल डिवीजन के ज़रिए, लेकिन प्रोटिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। प्रोटिस्ट चूँकि यूकैरियोटिक हैं, इनके अंदर एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है बाय माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए डिवीजन होती है इनके अंदर। नेक्स्ट जो अमीबा होता है ये मल्टीपल फिशन के ज़रिए भी डिवाइड कर सकता है। मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि एक सेल बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और बहुत सारे ये जो डॉटर सेल्स होते हैं ये फिर पेरेंट सेल जैसा साइज़ अटेन कर लेते हैं। इस मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन को भी आगे के क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रोटिस्ट आल्सो डिवाइड बाय स्पोर फार्मेशन। सम प्रोटिस्ट जो है वो स्पोर फार्मेशन के जरिए भी डिवाइड करते हैं और कुछ प्रोटिस्ट आल्सो डिवाइड, यहाँ पे आल्सो है, सम प्रोटिस्ट आल्सो डिवाइड बाय बडिंग। कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो बडिंग के ज़रिए भी रिप्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको पता है कैसी रिप्रोडक्शन होती है। बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है प्लांट्स के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर प्लांट्स की बॉडी के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, उनसे न्यू प्लांट्स की डेवलपमेंट होती है। और प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अगर उन पार्ट्स से न्यू प्लांट्स की डेवलपमेंट हो रही है, न्यू प्लांट्स बन रहे हैं, तो उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम और लीव्स। इनके ज़रिए कुछ प्लांट्स की रिप्रोडक्शन होती है। दिस इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरीक़ों से हो सकती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि प्लांट की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनसे नेचुरली न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जैसे कि रनर्स बेसिकली स्टेम होती है जो ग्राउंड लेवल या ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर ग्रो करती है और उस स्टेम से जो हॉरिजेंटली ग्रो कर रही होती है, जैसे कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, उस स्टेम से न्यू प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है। सकर्स भी बिल्कुल रनर्स की तरह ही होते हैं, सिर्फ ये होता है कि सकर्स भी हॉरिजेंटली ग्रो करती है लेकिन अंडरग्राउंड ग्रो करती है। इस तरह से अंडरग्राउंड स्टेम, इसके अलावा लीव्स, कुछ लीव्स से भी न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होती है, कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स से भी न्यू प्लांट्स निकल रहे होते हैं। तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एग्जांपल है। इसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम क्या करते हैं कि प्लांट की बॉडी से कुछ ऐसे पार्ट्स को यूज़ करते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि उनसे न्यू प्लांट्स निकल सकता है। उन प्लांट्स को हम या तो दूसरे प्लांट के ऊपर प्रोपगेट कर देते हैं, ठीक है, लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, या फिर उन प्लांट्स को सॉइल के अंदर लगा देते हैं, उन प्लांट्स के पार्ट को, जैसे कि स्टेम को या रूट के पार्ट को हम सॉइल के अंदर लगा देते हैं और उससे नया प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि ग्राफ्टिंग के केस में हम क्या करते हैं, प्लांट की बॉडी से स्टेम को ले लेते हैं, एक प्लांट की बॉडी से, और उस स्टेम को दूसरे प्लांट की सरफेस के ऊपर उसकी स्टेम के साथ हम उसे ग्राफ्ट कर देते हैं। और कटिंग के केस में हम क्या करते हैं कि स्टेम का कोई पीस लेते हैं एक प्लांट से और उसे सॉइल के अंदर लगा देते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग और कटिंग ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन चूँकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो रिटेन रहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर, क्योंकि इसमें हम प्लांट की बॉडी का कोई पार्ट ले रहे होते हैं और इससे नया प्लांट निकल रहा होता है,
ठीक है। और इसमें मियोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। आपको पता है जो गैमेट्स होते हैं वो वेरिएशन का सोर्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ माइटोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो वो जो हम पेरेंट पार्ट ले रहे होते हैं उससे जो न्यू प्लांट निकलता है वो न्यू प्लांट हूबहू पेरेंट प्लांट जैसा ही होता है। ठीक है। तो जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो रिटर्न रहते हैं डॉटर प्लांट्स के अंदर। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी ग्रोन, एक जैसे प्लांट्स, बहुत सारे एक जैसे प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं इस मेथड के ज़रिए। न्यू प्लांट्स टेक लेस टाइम, न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो लेस टाइम लेते हैं, क्योंकि दूसरे मेथड के ज़रिए जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाते हैं तो उसमें सीड्स बनते हैं और उन सीड्स को सॉइल के अंदर फेंका जाता है और वो ग्रो करते हैं और उनकी ग्रोथ में टाइम लगता है। इस केस में ग्रोथ में लेस टाइम लगता है प्लांट को मेच्योर होते हुए। इसके बाद ये 3 बेनिफिट्स हो गए। अब नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि वो जो करैक्टर्स पेरेंट के अंदर होते हैं वही करैक्टर्स न्यू प्लांट के अंदर आएंगे, क्योंकि ये एसेक्सुअल मेथड है। न्यू करैक्टर्स आते हैं सेक्सुअल मेथड के ज़रिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएशंस के सोर्स होते हैं। ठीक है। मियोसिस के अंदर भी आपको पता है बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं जिनके ज़रिए वेरिएशन होती है, और जो गैमेट्स होते हैं वो मियोसिस के ज़रिए ही बनते हैं। इसके बाद प्लांट्स आर लेस रेजिस्टेंट टू डिजीज़, वो प्लांट्स जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ज़रिए बनते हैं उनके अंदर वेरिएशंस कम होती हैं। जब वेरिएशंस कम होगी तो वो लेस रेजिस्टेंट होंगे डिजीज़ के हवाले से, और इन्वायरमेंटल चेंजेस के हवाले से वो लेस रेजिस्टेंट होते हैं। प्लांट्स बिकम लोकलाइज्ड, अगर उनके अंदर वेरिएशंस कम होगी तो वो डिफरेंट जगहों पर उनको हम ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है। वो एक ही लोकेशन पे, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, उस लोकेशन के अलावा वो किसी और लोकेशन पे ग्रो नहीं करेंगे अगर उनके अंदर वेरिएशन कम होगी। ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन? ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है, जो प्लांट्स का एक हायर प्लांट्स का ग्रुप है। आपको पता है जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, जिन प्लांट्स के अंदर, उन्हें एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। उनके अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इस डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो पोलन ग्रैन आ रहे होते हैं ना, पोलन ग्रैन एंथर से स्टिग्मा के पास आते हैं, तो उन पोलन ग्रैन के अंदर 2 स्पर्म होते हैं। ठीक है। इन डबल फर्टिलाइजेशन 1 स्पर्म फ्यूजेस विद फ्यूजन न्यूक्लियाई, ये फ्यूजन न्यूक्लियाई बेसिकली जो ओव्यूल होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं। ओव्यूल के अंदर फ्यूजन न्यूक्लियाई होते हैं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं। इसके बाद नीचे एक एग होता है, उसके साथ 2 साइनर्जिड्स होते हैं। ये हम आगे जाकर देखेंगे, इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो एक स्पर्म फ्यूज़ करता है, ये जो सेंटर में 2 फ्यूजन न्यूक्लियाई होते हैं इनके साथ, और 3 एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है। ये जो एंडोस्पर्म होता है ये फर्दर ग्रो करता है, इसके अंदर फूड स्टोर होती है एम्ब्रियो के लिए। अब एम्ब्रियो कैसे बनता है? अदर स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करता है एग के साथ, ये नीचे एक एग भी मौजूद होता है, एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ करता है और 2 एन ज़ाइगोट बनता है। ठीक है। जो एंडोस्पर्म होता है वो 3 एन होता है, और जो ज़ाइगोट होता है वो 2 एन होता है, क्योंकि यहाँ पर एग भी 1 एन है, मतलब इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। स्पर्म के अंदर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। 1 एन मिलेंगे तो ज़ाइगोट 2 एन बनेगा। और ऊपर वाले केस में यहाँ पर स्पर्म 1 एन होता है, लेकिन ये जो फ्यूजन न्यूक्लियाई होते हैं ये सेंटर में, ये आपस में फ्यूज़ इन्होंने किया हुआ होता है, तो ये 2 एन होते हैं। 2 एन और 1 एन मिलेंगे तो 3 एन एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है, यानी इनके अंदर हर एक क्रोमोसोम की 3 कापीज़ होती हैं। यहाँ पर ज़ाइगोट के अंदर हर एक क्रोमोसोम की 2 कापीज़ होती हैं। दिस ज़ाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये ज़ाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व है, हैंस इट इज़ नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस है एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन के दरमियान में। ये दोनों जर्मिनेशन की टाइप्स है, यानी जब हम सीड्स को सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, सॉइल के अंदर फेंकते हैं, तो उस सीड से किस तरह से न्यू प्लांट की जर्मिनेशन होती है, किस तरह से न्यू प्लांट्स ग्रो होता है। एपिजियल जर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि आपको पता है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये एम्ब्रियो है। अब इस एम्ब्रियो के साथ अटैच होते हैं कॉटिलीडन। ठीक है। अब एम्ब्रियो का वो पार्ट जो कॉटिलीडन की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर होता है उसे कहते हैं हम एपिकोटाइल। ये ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल है। एम्ब्रियो का वो पार्ट जो कॉटिलीडन की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं, और एम्ब्रियो का वो पार्ट जो कॉटिलीडन्स की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नीचे होता है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये हाइपोकोटाइल हो गया, ये एपिकोटाइल हो गया। अब देखें, एपिजियल जर्मिनेशन के अंदर हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है, यानी ये नीचे वाला रीजन इलोंगेट करता है, ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करता है। जब ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो फिर क्या होता है, ये जो कॉटिलीडन होते हैं ये ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। इन एपिजियल जर्मिनेशन हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स और कॉटिलीडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉटिलीडन्स है वो ज़मीन के बाहर पुश हो गए। ठीक है। और ये कॉटिलीडन बेसिकली आप समझ लें एम्ब्रियोनिक लीव्स होते हैं और प्लांट को फूड दे रहे होते हैं, इनके अंदर फूड स्टोर होती है।
इसके साथ साथ इन हाइपोजियल जर्मिनेशन एपिकोटाइल इलोंगेट करता है, यानी ये ऊपर वाला पार्ट इलोंगेट करता है इसके अंदर हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर। हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉटिलीडन ज़मीन के अंदर ही रहते हैं। हाइपोजियल, हाइपो का मतलब होता है बिलो, तो हाइपोजियल में क्या होता है, कॉटिलीडन ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल में आ जाता है बीन्स, ठीक है, और इस बीन्स के अलावा पीनट्स भी आ जाता है इसके एग्जांपल के अंदर। इसके बाद हाइपोजियल जर्मिनेशन में आ जाता है पी और मेज़ वगैरह, ये हाइपोजियल जिनमें कॉटिलीडन ज़मीन के अंदर ही रहते हैं। तो ये हो गया एपिजियल और हाइपोजियल के दरमियान डिफरेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान डिफरेंस करने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेट्स के बगैर ही न्यू ऑफ स्प्रिंग्स डेवलप हो रहे होते हैं, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स बन रहे होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी स्पर्म और एग फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनता है और वो जाइगोट न्यू ऑफ स्प्रिंग में डेवलप होता है। तो इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। जब गैमेट्स की फ्यूजन का जो गैमेट्स की फ्यूजन का प्रोसेस होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन। थर्ड डिफरेंस ये है कि जो ऑफ स्प्रिंग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट जैसे ही होते हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स के साथ, अगर हम उन्हें कंपेयर करें तो। इसके अलावा ऑफ स्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में, उनका सेक्स वैसा ही होता है जैसा पेरेंट का सेक्स होता है, ठीक है। जिस पेरेंट से अगर वो मेल से रिप्रोड्यूस हो रहे तो उनका जो सेक्स होगा वो मेल की तरह ही होगा। अगर वो फीमेल पेरेंट से रिप्रोड्यूस हो रहे तो उनका जो जेंडर है वो उसी तरह होगा। जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं और उनका जेंडर कोई भी हो सकता है। इसके साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ माइटोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माइटोसिस और मियोसिस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स की प्रोडक्शन में मियोसिस इन्वॉल्व होती है और माइटोसिस फिर फर्दर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, और नेक्स्ट डिफरेंस है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के दरमियान में। पोलिनेशन आपको पता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पोलन ग्रैंड ट्रांसफ़र होते हैं एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के मतलब दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक, उसे कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मतलब एक ही जो फ्लावर है उसकी एंथर से, एक ये वाला फ्लावर ये समझ लें, ये कि फ्लावर है इसके एंथर से इसी फ्लावर की स्टिग्मा में जब पोलन ग्रैंड ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे बोला जाता है सेल्फ पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन अकर्स इन वन फ्लावर और टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब ये वाली जो पूरी है ना ये सेल्फ पोलिनेशन है। यहाँ पर देखें ये एक फ्लावर के अंदर भी ये पोलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है और इसी प्लांट के दोनों फ्लावर्स के दरमियान ये पोलिनेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, ये सेल्फ पोलिनेशन के अंदर आता है। तो सेल्फ पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, तो इसे बोला जाता है सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के केस में क्या होता है, इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, मतलब यहाँ से पोलन का ट्रांसफ़र होना इस प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, तो इसे क्रॉस पोलिनेशन बोला जाता है। अच्छा, इसके बाद क्रॉस पोलिनेशन अकर बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान ये क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस होता है जो एक स्पीशीज से बिलोंग कर रहे होते हैं। इसके बाद थर्ड डिफरेंस ये है कि प्रोड्यूस लेस और नो वेरिएशन। सेल्फ पोलिनेशन के नतीजे में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके अंदर लेस वेरिएशन होती है, ठीक है, या उनके अंदर वेरिएशंस नहीं होती, जबकि जो क्रॉस पोलिनेशन के ज़रिए न्यू ऑफ स्प्रिंग्स न्यू प्लांट्स बनते हैं उनके अंदर ज़्यादा वेरिएशंस मौजूद होती हैं। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस है कैन अकर इफ फ्लावर इज़ क्लोज्ड, अगर ये फ्लावर क्लोज भी होगा तब भी सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस विद इन द फ्लावर हो सकता है, और क्रॉस पोलिनेशन तब भी होती है जब दोनों फ्लावर्स ओपन होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, और नेक्स्ट डिफरेंस है बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन के दरमियान में। बाइनरी फिशन के अंदर दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल, और मल्टीपल फिशन के अंदर मैनी डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। इसके बाद बाइनरी फिशन के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है एक ही टाइम, वंस डिवाइड करता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, जबकि मल्टीपल फिशन के केस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है मैनी टाइम्स। बाइनरी फिशन होती है फेवरेबल कंडीशंस में,
बाइनरी फिशन फेवरेबल कंडीशंस में होती है, जबकि मल्टीपल फिशंस कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर फेवरेबल कंडीशन में होती है और कुछ के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। जैसे कि आपने अमीबा के केस में पढ़ा था, इट्स यूजली अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन बट सम इंडिविजुअल डिवाइड बाय मल्टीपल फिशन इन फेवरेबल कंडीशन। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो मल्टीपल फिशन के ज़रिए डिवाइड करते हैं फेवरेबल कंडीशंस में भी। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम्स, ये बाइनरी फिशन के तरीके से डिवाइड करते हैं। इसके अलावा जो अमीबा है वो डिवाइड करता है मल्टीपल फिशन के ज़रिए इन अनफेवरेबल कंडीशन, और फेवरेबल कंडीशन में वो बाइनरी फिशन के ज़रिए डिवाइड करता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, और नेक्स्ट डिफरेंस है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के दरमियान। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं इनसाइड द फीमेल बॉडी। इसके बाद दूसरा डिफरेंस ये है कि मेल एंड फीमेल रिलीज देयर गैमेट्स एट द सेम टाइम इन द सराउंडिंग्स में वो एक ही टाइम पे वो गैमेट्स को मेल और फीमेल रिलीज़ करते हैं, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में स्पर्म्स जो हैं वो पास होते हैं मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। इसके बाद जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उनके अंदर मोर नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जो गैमेट्स के लॉस होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लेस नंबर ऑफ एग रिलीज़ होते हैं, बहुत कम, मतलब कुछ ही नंबर्स में रिलीज़ होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से एग रिलीज़ होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है उनकी फीमेल्स के अंदर एग्स लेस नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये होता है फिशेस और फ्रॉग्स वगैरह के अंदर, और ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है इसमें मैमल्स आ जाते हैं। इसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग की डेवलपमेंट होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में वो आउटसाइड द बॉडी होती है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में जो न्यू ऑफ स्प्रिंग होता है, न्यू बेबी होता है, उसकी डेवलपमेंट इनसाइड फीमेल बॉडी होती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड लेबल अ टिपिकल फ्लावर। यहाँ पर एक टिपिकल फ्लावर की हमने डायग्राम बनाई है और इसको हमने लेबल करना है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लेबल्ड फ्लावर के पार्ट को देखेंगे, फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो फ्लावर के अंदर ये जो सबसे बाहर ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें बोला जाता है सेपल्स। ये हो गई सेपल्स। इसके बाद जो कलर्ड पोर्शन होता है उन्हें कहते हैं पेटल्स। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया स्टेमन, ठीक है, जो मेल पार्ट होता है, और ये हो गया कार्पल जो फीमेल पार्ट होता है। ये कार्पल जिसे गाइनोशियम भी कहते हैं, और ये स्टेमन जिसे एंड्रोशियम भी कहते हैं। अब इस स्टेमन के भी 2 पार्ट होते हैं, ये एंथर और ये फिलामेंट। और इसके अलावा जो कार्पल है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर ये जो वाइट वाइट छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये ओव्यूल हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं फ्लावर के लेबल पार्ट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाहर वाला सबसे बाहर ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ होती हैं सेपल, कलर्ड पत्तियाँ पेटल, और ये जो एंथर और फिलामेंट है ये बेसिकली दोनों पार्ट होते हैं किसके, सेपल के, जो कि मेल पार्ट है, और इसके अलावा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों पार्ट होते हैं किसके, तीनों पार्ट होते हैं कार्पल के, जो कि फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। तो ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं ओव्यूल, ये जो वाइट कलर के छोटे छोटे हैं ये ओव्यूल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोफ्रास्टस इन द डिस्कवरी ऑफ सेक्स इन प्लांट्स। थियोफ्रास्टस को बॉटनी का फादर भी माना जाता है। उसने इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, बेसिकली बुक्स की कलेक्शन थी वो लिखी थी, जो 9 और 10 बुक्स थी जो प्लांट्स के डिफरेंट फीचर्स के साथ डील कर रही थी। इनमें से कुछ बुक ऐसी थी जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थी, कुछ प्लांट्स की रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, और कुछ प्लांट्स के स्ट्रक्चरल फीचर्स से रिलेटेड थी। ही आइडेंटिफाइड एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्लांट्स लाइक रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है, जर्मिनेशन किस तरह से होती है, और प्लांट्स के अंदर जो सेक्स का रोल रिप्रोडक्शन के अंदर, यानी जेंडर का रोल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है। उसने ये आइडेंटिफाई किया कि अगर मेल डेट फ्लावर को शेक किया जाए फीमेल डेट फ्लावर के ऊपर, तो उसके नतीजे में बहुत सारे जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल डेट फ्लावर के ऊपर, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस होता है। ही आइडेंटिफाइड दैट शेकिंग ऑफ मेल डेट फ्लावर और फीमेल डेट फ्लावर रिजल्टेड इन मोर फ्रूट। दिस फैक्ट शुड लेड हिम द डिस्कवरी ऑफ सेक्स इन प्लांट्स, यानी इसके बाद फिर प्लांट्स के अंदर सेक्स की, जेंडर की जो डिस्कवरी है कि मेल प्लांट्स भी होते हैं फीमेल प्लांट्स भी होते हैं, ये बाद में कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड की जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। वाटर, एयर एंड टेम्परेचर। वाटर सेल्स को एक्टिवेट करता है और एंजाइम्स की वर्किंग के लिए भी ज़रूरी होता है।
इसी तरह से वाटर सीड कोट को सॉफ्ट करता है ताकि सीड कोट सॉफ्ट होने के बाद वो टूट जाए और इजीली रेडिकल और प्लेम्यूल से जो रूट्स हैं और शूट्स हैं वो इमर्ज हो सकें, रेडिकल और प्लेम्यूल इमर्ज हो सकें। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, ऑक्सीजन भी नेसेसरी होती है जर्मिनेशन के लिए क्योंकि ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर। इसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर नेसेसरी होता है सीड की जर्मिनेशन के लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्योंकि एंजाइम्स की वर्किंग के लिए ज़रूरी होता है, ऑप्टिमम पीएच एंजाइम्स की वर्किंग के लिए ज़रूरी होती है। अगर इन सब कंडीशन में से कोई कंडीशन ना हो तो सीड जो है वो डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है, यानी वो ग्रो नहीं करता, वो सीड कोट नहीं ब्रेक होता और सीड जर्मिनेट नहीं होता। या अगर इनमें से किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो तो जर्मिनेशन का प्रोसेस होकर भी वो जो प्लांट है उसकी डेथ हो जाती है अगर इनमें से किसी भी एक कंपोनेंट की डेफिशिएंसी हो तो। इसके बाद नेक्स्ट है नेम सम राइपन्ड ओवरीज एंड ओव्यूल्स ईटन इन डेली लाइफ। ओवरीज आपको पता है, राइपन्ड ओवरीज को फ्रूट्स कहते हैं और राइपन्ड ओव्यूल्स को सीड कहते हैं। अभी हम देखते हैं कौन से सीड्स को हम खाते हैं डेली खुराक में, डेली लाइफ में, और राइपन्ड ओवरीज को हम कौन सी राइपन्ड ओवरीज को हम कौन से फ्रूट्स को खा रहे होते हैं जो कि राइपन्ड ओवरीज होती हैं। राइपन्ड ओवरीज आर नोन एज फ्रूट, फॉर एग्जांपल एप्पल, मैंगोज, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज, क्यूकम्बर, एप्रिकॉट्स। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ऑल आर राइपन्ड ओवरीज। इन सम प्लांट्स राइपन्ड ओवरीज आर नॉट एडिबल। कुछ प्लांट्स के अंदर जो ओवरीज होती हैं वो एडिबल नहीं होती, बट देयर सीड्स विच आर नोन एज राइपन्ड ओव्यूल आर एडिबल लाइक पीनट्स। इसके अंदर हम वो सीड खा रहे होते हैं। आलमंड, पी, बीन्स, ये सारे राइपन्ड ओव्यूल्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी किसी भी एरिया के अंदर जब ऑर्गेनिजम्स के नंबर इंक्रीज होता है तो उसे पॉपुलेशन ग्रोथ बोला जाता है। व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीड्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एरिया, अगर किसी भी एरिया की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाए, पॉपुलेशन हो जाए उन ऑर्गेनिजम्स की, तो उसे बोला जाता है ओवर पॉपुलेशन। इसे ओवर पॉपुलेशन बोला जाता है। मैनी प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद ओवर पॉपुलेशन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस ओवर पॉपुलेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, लाइक शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ओवर पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीज इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस वगैरह, ये ओवर पॉपुलेशन के इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थर्ड वर्ल ऑफ फ्लावर। फ्लावर की जो फर्स्ट वर्ल होती है वो होती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, सबसे बाहर होती है सेपल, फिर पेटल, और थर्ड वाल होती है स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। थर्ड वाल ऑफ फ्लावर इज स्टेमन, इट इज़ नोन एज एंड्रोशियम, इसे एंड्रोशियम भी कहते हैं। इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट हैज़ टू पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ये एंथर होता है और ये फिलामेंट। एंथर के अंदर पोलन सैक्स मौजूद होते हैं, चैम्बर्स मौजूद होते हैं, उन पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रैंस प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो पोलन ग्रैंस होते हैं उनके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, यानी उनके अंदर स्पर्म्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन बाइनरी फिशन इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और इनवर्टिब्रेट्स। इनके अंदर हमने बाइनरी फिशन का प्रोसेस बताना है। सबसे पहले बाइनरी फिशन आपको पता है डिवीजन इनटू टू, मतलब इस केस में एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना देता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर ड्यूरिंग बाइनरी फिशन सबसे पहले उनका जो क्रोमोसोम होता है वो डुप्लीकेट होता है, यानी उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रेप्लिकेट होता है, उसकी कापी बनती है। जब जेनेटिक मटेरियल की कापी बन जाती है तो फिर साइटोप्लाज्म की कापी बनती है, और साइटोप्लाज्म की कापी बनने से एक पेरेंट सेल स्प्लिट हो जाता है दो डॉटर सेल में, और वो जो दो डॉटर सेल हैं उनमें से एक के पास जो एक जेनेटिक मटेरियल की कापी होती है वो चली जाती है और दूसरे के पास दूसरी कापी चली जाती है। द बाइनरी फिशन, दिस बाइनरी फिशन टेक प्लेस बाय सिंपल सेल डिवीजन। इसमें सिंपल सेल डिवीजन इन्वॉल्व होती है, पहले क्रोमोसोम डुप्लीकेशन फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन यूकैरियोट्स सिंपल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की यहाँ पर बात हो रही है, जिनके अंदर एक ही सेल होता है और वो सेल यूकैरियोटिक होता है लाइक अमेबा। उनके अंदर ये होता है कि उनका न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, और न्यूक्लियस किस प्रोसेस के जरिए डिवाइड करता है? माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए। जब न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो फिर न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस होती है। इन दिस वे एक सेल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल में। ये हो गया यूकैरियोट्स के अंदर। अब सम इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड हो जाती है दो इक्वल पीसीज में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। फिर जैसे ये अगर मैं कहता हूँ ये प्लेनेरिया है, एक मिनट इसको यहाँ पर ड्रा करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेनेरिया है फॉर एग्जांपल।
तो ड्यूरिंग बाइनरी फिशन क्या होता है, इनकी बॉडी दो इक्वल हाफ में यहाँ से टूट जाएगी। फिर ये जो ऊपर वाला हाफ होता है ये अपना रिमेनिंग पार्ट रीजनरेट कर लेता है, और ये जो नीचे वाला हाफ होता है ये अपना ऊपर वाला रिमेनिंग पार्ट रीजनरेट कर लेता है। इस तरह से इनके अंदर बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। तो सम इनवर्टिब्रेट्स लाइक प्लेनेरिया आल्सो डिवाइड बाय बाइनरी फिशन ड्यूरिंग बाइनरी फिशन. During this process, their body divides into two equal halves, then each half regenerates its remaining parts by mitosis. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अडाप्टेशन इन इंसेक्ट्स पोलिनेटेड फ्लावर फॉर क्रॉस पोलिनेशन. इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के अंदर क्रॉस पोलिनेशन के लिए कौन कौन सी अडाप्टेशंस होती हैं. तो क्रॉस पोलिनेशन रिक्वायर्स पोलिनेटर्स. क्रॉस पोलिनेशन डिफरेंट पोलिनेटर्स को रिक्वायर करती है ताकि जो पोलन ग्रैंड्स होते हैं वो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो सकें. ठीक है, तो ये पोलन ग्रैन क्रॉस पोलिनेशन के केस में ये जो पोलन ग्रैंड्स होते हैं ये ज़्यादातर जो है वो इंसेक्ट्स ही लेकर जाते हैं. इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है ब्राइट कलर. सबसे पहली चीज़, इनके जो कलर होता है वो ब्राइट होता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें. जब वो इंसेक्ट आके इनके ऊपर बैठेंगे तब यहाँ से ये जो पोलन ग्रैन होते हैं वो उनके साथ अटैच हो सकते हैं, सो दैट इंसेक्ट्स कैन बी अट्रैक्टेड. आल्सो प्रोड्यूस नेक्टर. नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं ताकि इंसेक्ट्स उनके ऊपर आकर बैठ सकें. इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं. पोलन ग्रैन आर स्टिकी. इनके जो पोलन ग्रैन होते हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि वो इन इंसेक्ट्स के साथ अटैच हो सकें. सो pollen grains are sticky so that they can easily attach with pollinator for cross pollination. Insect pollinated flowers also have sticky stigma. इनकी जो स्टिग्मा होती है वो भी स्टिकी होती है. तो जब इनके ऊपर वो स्टिग्मा के ऊपर आकर वो इंसेक्ट्स बैठते हैं तो जो पोलन ग्रैंस होते हैं वो इस स्टिग्मा के साथ स्टिक हो जाते हैं. ठीक है, तो ये कुछ अडाप्टेशंस थी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर क्रॉस पोलिनेशन के लिए. इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेन बडिंग इन यीस्ट. यीस्ट आपको पता है एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया है. ये एक फंजाई है. ड्यूरिंग बडिंग इन यीस्ट सबसे पहले क्या होता है, आउट ग्रोथ नोन एज बड डेवलप ऑन इट्स सरफेस. जो यीस्ट होती है इसके सरफेस के ऊपर एक आउट ग्रोथ निकलती है जिसे बड कहते हैं. द साइटोप्लाज्म फ्रॉम यीस्ट ट्रैवल इनटू बड. यहाँ से साइटोप्लाज्म इस बड के अंदर ट्रैवल करता है. देन न्यूक्लियस ऑफ यीस्ट डिवाइड. इसका जो एक न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बन जाते हैं. न्यूक्लियस डिवाइड करता है, वन न्यूक्लियस मूव इनटू बड. एक न्यूक्लियस इस बड के अंदर आ जाता है. फिर ये जो बड के अंदर न्यूक्लियस आ जाता है तो द बड सून इंक्रीज इन साइज़. ये जो बड होती है ये साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती है और अपनी जो पेरेंट यीस्ट होती है उससे डिटैच भी हो सकती है और उसके साथ अटैच भी रह सकती है. उसके साथ अटैच होकर भी बड़ी हो सकती है और उसके साथ अटैच मतलब ओवर लाइफ उसके साथ अटैच भी रह सकती है. इसके बाद नेक्स्ट है हाउ स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस इन राइजोपस. राइजोपस भी एक फंजाई है. इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है. दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. द बॉडी ऑफ द फंगस इज़ कम्पोज्ड ऑफ हाइफी. इनकी जो बॉडी होती है वो हाइफी से बनी हुई होती है. विच डेवलप अ सैक लाइक स्पोरेंजियम. इनके ऊपर ये इस तरह से इनकी हाइफी होते हैं. इन हाइफी के ऊपर इस तरह से एक सैक लाइक स्पोरेंजियम बनती है और वो सैक लाइक स्पोरेंजियम स्टॉक की मदद से पेरेंट जो राइजोपस होता है उसके साथ अटैच होती है. लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजियम. इस स्पोरेंजियम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. जब ये स्पोरेंजियम टूटती है, बस्ट होती है, तो इससे स्पोर्स रिलीज़ होते हैं. छोटे छोटे स्पोर्स सेल्स ही होते हैं. तो ये जब स्पोर्स रिलीज़ होते हैं, व्हेन स्पोर अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये व्हेन स्पोर को यहाँ से रिमूव करें, अंडर फेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके डेवलप करते हैं न्यू राइजोपस को. इसके बाद नेक्स्ट है हाउ पार्थिनोजेनेसिस इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहली चीज़, इन पार्थिनोजेनेसिस जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है यानी फर्टिलाइजेशन के बगैर ही एग डेवलप हो जाता है ऑफ स्प्रिंग में. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो एग होता है उसे फर्टिलाइज़ किया जाता है स्पर्म्स के ज़रिए. जब स्पर्म उसे फर्टिलाइज़ करता है तो जाइगोट बनता है और वो जाइगोट प्रोड्यूस होता है न्यू ऑफ स्प्रिंग में. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. पार्थिनोजेनेसिस के केस में ये होता है कि न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन ज़रूरी होती है. हैंस जो पार्थिनोजेनेसिस है इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये अक्कर होती है कुछ फिशेस में और कुछ इंसेक्ट्स में. इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट द रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड डिफरेंट NGOs इन एजुकेटिंग पीपल विद रेफरेंस ऑफ एड्स इन पाकिस्तान.
अब ये जो नेशनल एड प्रोग्राम्स होते हैं या ये जो एनजीओज़ होती हैं, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि ये पब्लिक को अवेयर करती हैं कि वो कैसे एचआईवी ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो भी सेफ़ हो, यानी ब्लड जो ट्रांसफ़र होता है एक बंदे से दूसरे बंदे में वो भी सेफ़ हो, उनके अंदर कोई एचआईवी के जो वायरसेस होते हैं वो मौजूद ना हो। इसके साथ साथ ये इंश्योर करते हैं कि जो एसटीडीज़ यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उनकी भी ट्रांसमिशन कम से कम हो। ठीक है, मतलब ये लोगों को आगाह करती हैं कि इन मेथड से ये एसटीडीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो सकती हैं, ताकि इन एसटीडीज़ की ट्रांसमिशन को रिड्यूस किया जाए। इसके साथ साथ जो एनजीओज़ होती है वो इन्वॉल्व होती हैं एचआईवी पब्लिक अवेयरनेस, यानी जो एड्स होती है, एचआईवी काज करता है बेसिकली, एड्स की पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं इसके हवाले से, और वो केयर करते हैं और सपोर्ट करते हैं उन लोगों को जो कि एड्स का शिकार होते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन थी कुछ इन एनजीओज़ की और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन इस डायग्राम से रिलेटेड है। फॉलोइंग इज़ द डायग्राम ऑफ एन एव्यूल, एक अव्यूल की डायग्राम है, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट की। सबसे पहला क्वेश्चन है करेक्टली नेम द पार्ट ए बी सी डी। तो यहाँ पर ये जो ए है ना ये एग है। अब मुझे कैसे पता चला ये एग है, क्योंकि ये जो माइक्रोपाइल वाली साइड पे सेल होता है ना जो थोड़ा लार्ज होता है, इन्होंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका कलर ही वाइट कर दिया, सेंटर में होता है वैसे ही। तो ये होता है एग। ठीक है, ए वाला उस एग के साथ जो जुड़े हुए होते हैं ना दो, उन्हें बोला जाता है साइनर्जिड्स, और सेंटर में ये जो दो होते हैं इन्हें बोला जाता है फ्यूजन न्यूक्लियाई, और ये जो तीन ऑपोजिट साइड पे होते हैं इन्हें एंटीपोडल सेल्स बोला जाता है। तो ये टोटल 8, ए एग, बी साइनर्जिड, सी फ्यूजन न्यूक्लियाई और डी एंटीपोडल सेल्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल रिप्रेजेंटेड एट 8 लेबर्ड सेल्स, ये कौन सी स्टेज होती है? ये फीमेल गेमेटोफाइट होती है। ठीक है, या इसको गेमेटोफाइट जनरेशन भी बोल सकते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट मोस्ट स्पेसिफिकली। विच सेल विल टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कौन से सेल्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेंगे? ए और सी, यानी एग और फ्यूजन न्यूक्लियाई। एग के साथ स्पर्म फ्यूज़ करता है और जाइगोट बनता है, और फ्यूजन न्यूक्लियाई के साथ स्पर्म फ्यूज़ करता है तो एंडोस्पर्म बनता है। विच सेल विल लेटर फॉर्म एम्ब्रियो, कौन से सेल से एम्ब्रियो बनता है? ए से, यानी एग से एम्ब्रियो बनता है। एग के साथ स्पर्म मिलेगा तो जाइगोट, जाइगोट से फर्दर आगे एम्ब्रियो बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है द फोटोग्राफ शोज़ द पोलिनेशन ऑन फ्लावर, एक फ्लावर की पोलिनेशन इस फोटोग्राफ के अंदर दिखाई गई है। विच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज शोन इन द फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ के अंदर कौन सी टाइप की पोलिनेशन दिखाई गई है? विंड पोलिनेशन। राइट टू अडाप्टेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्लावर विद विच हेल्प द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, इस फ्लावर के अंदर कौन सी ऐसी अडाप्टेशन होगी जो कि विंड पोलिनेशन में हेल्प करेंगी? सबसे पहली चीज़, इनके जो पोलन ग्रैंस होते हैं वो स्मूथ होते हैं और लाइट होते हैं, ताकि हवा जो है, विंड जो है वो उन पोलन ग्रैंस को कैरी करके लेके जा सके। इसके साथ साथ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रैंड प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इसमें जो लॉस होता है पोलन ग्रैंस का वो ज़्यादा होता है। तो कुछ ही जो पोलन ग्रैंस होते हैं जो विंड के ज़रिए मतलब जा रहे होते हैं वो दूसरे प्लांट की स्टिग्मा के साथ जाकर अटैच हो सकते हैं। स्टिग्मा और फीदरी, स्टिग्मा थोड़े फीदरी होते हैं। ठीक है, इस तरह से फीदरी होते हैं ताकि वो कैरी कर सकें किसको? पोलन ग्रैंड को, सो दैट दे कैन कैरी पोलन ग्रैंड्स। तो ये कुछ अडाप्टेशंस हैं इन विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की, ताकि उनके अंदर विंड पोलिनेशन का प्रोसेस अच्छी तरह से हो सके, विंड के ज़रिए पोलिनेशन का प्रोसेस अच्छी तरह से हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड के स्ट्रक्चर के हवाले से इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। सबसे पहले वो पूछ रहा है लोकेशन उसने बताई है आउटर कवरिंग ऑफ सीड, सीड की जो आउटर कवरिंग बना रहा होता है वो सीड कोट ही होता है, और सीड कोट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को और प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन से, मतलब वाटर लॉस होने से बचाता है। तो ये सीड कोट हो गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं नियर टू माइक्रोपाइल, नेक्स्ट वो कह रहा है हेल्प्स टू अटैच सीड टू ओवरी वाल, यानी वो स्ट्रक्चर जो सीड को ओवरी वाल से अटैच होने में हेल्प करता है। यहाँ पर एक बात, आपकी बुक के अंदर उस स्ट्रक्चर का वैसे नाम नहीं है, उस स्ट्रक्चर को हम फनिकल कहते हैं। एक स्टॉक सी होती है, एस टी ए एल के यहाँ पे है। ये फनिकल एक डंडी सी होती है, एक स्टॉक सी होती है जो अटैच करती है ओव्यूल को ओवरी वाल के साथ। ठीक है, तो ये बिल्कुल हाइलम के पास ही मौजूद होती है। तो आपके बुक के अंदर हाइलम का जिक्र है तो हम हाइलम को ही बोलेंगे, हाइलम दैट अटैच ओव्यूल टू ओवरी वाल बाय अ स्टॉक नोन एज फनिकल। ठीक है, ये हाइलम जो है, हाइलम वाले पॉइंट से ओव्यूल अटैच होता है ओवरी वाल के साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर ये ओव्यूल है ना, इसके ये वाले पॉइंट हाइलम है, तो ये जो स्टॉक होती है ये फनिकल होती है, ये स्टॉक इसको अटैच करती है ओवरी वाल के साथ। ये अगर ओवरी वाल है तो ये फनिकल होगा, ये हाइलम होगा। हाइलम वाले पॉइंट से ओव्यूल अटैच होता है ओवरी वाल के साथ। ठीक है,
तो बेसिकली ये जो हाइलम होती है इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, नियर टू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के करीब ही। और ये जो माइक्रोपाइल होती है ये क्या होती है, इसकी लोकेशन हाइलम के पास होती है और ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, स्पर्म एंट्री होती है इसी माइक्रोपाइल से। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये यहाँ पर देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये ओव्यूल है, ठीक है, ये देख सकते हैं ओव्यूल है। और इस ओव्यूल के अंदर ये जो पोर्शन है ना, ये जो स्पेस है जिसको मैंने लेबल किया हुआ है, ये है बेसिकली माइक्रोपाइल, ये ओपनिंग माइक्रोपाइल है, ठीक है। अब देखें इस माइक्रोपाइल के साथ जिसको मैंने ये लेबल किया हुआ है ये हाइलम है, ठीक है। और इस हाइलम के साथ ये फनिकल है, हाइलम के साथ ही नीचे देखें ये फनिकल है। और ये फनिकल वो स्टॉक होती है जिसकी मदद से ये ओव्यूल अटैच होता है ओवरी वॉल के साथ, ठीक है। तो आप फनिकल भी लिखते हैं तो वो भी ठीक है, फनिकल दैट अटैचेस ओव्यूल टू ओवरी वॉल, और फनिकल प्रेजेंट नियर टू माइक्रोपाइल आप लिखते हैं या नियर टू हाइलम लिखते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। और अगर आप हाइलम लिखेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि हाइलम और ये देखिए फनिकल बिल्कुल हाइलम की बेस के साथ अटैच है। ये फनिकल जो है ये हाइलम ये है ना, तो हाइलम की बेस के साथ ये फनिकल अटैच है, और फनिकल असल में डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है ओवरी वॉल के साथ, ये पीछे ओवरी वॉल है, ठीक है। तो ये जो सेकंड है हाइलम दैट अटैच ओव्यूल विद ओवरी वॉल बाय अ स्टॉक नोन एज फनिकल, हाइलम जो है वो ओव्यूल को ओवरी वॉल के साथ जोड़ता है इस फनिकल की मदद से। इसकी लोकेशन होती है नियर टू माइक्रोपाइल, और ये हेल्प करता है अटैच करता है ओव्यूल को, सीड को ओवरी वॉल के साथ या ओव्यूल को ओवरी वॉल के साथ।